पहले भाग में हमने देखा है संज्ञा सर्वनाम के भेद। अब हम देखेंगे विशेषण और क्रिया के भेद। पहले विशेषण किसे कहा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। विशेषण का मतलब है कि संज्ञा और सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष जानकारी देने वाला शब्द, जैसे कि बुद्धिमान लड़का, होशियार लड़की, लंबा युवक, लंबा पेड़, ये जो उदाहरण है लंबा, बुद्धिमान, होशियार, ये सारे विशेषण के उदाहरण हैं। अब इसमें भी आपको फिर 4 प्रकार दिखाई देंगे। उसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुण से उससे शब्द से पता चलता है कि गुणों के बारे में वर्णन किया जाता है। उसके जो उस व्यक्ति में, पदार्थ में, उस जो वस्तु में गुण होता है, इस गुण के बारे में जब वर्णन किया जाता है तब उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे पवित्र नदी है, ताज़ा खबर अखबार वाले सुना रहे हैं, ताज़ा, पवित्र, ये हो गए गुणवाचक विशेषण। दूसरा है प्रकार इसका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, संख्या से पता चलता है कि संख्या के बारे में वहाँ पर विशेष रूप से जानकारी दी गई है। लेकिन इसमें फिर आपको मालूम भी है कि 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे निश्चित संख्यावाचक हम किसे कहेंगे, मेरे पास 5 किताबें हैं, ये 5, ये निश्चित रूप से पता चलने वाली संख्या है और इसके कारण से हम निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। अनिश्चित वाचक, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो ये बहुत सारी, इसे निश्चित पता नहीं चलता, इसीलिए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो ये 2 उपप्रकार संख्यावाचक के फिर होते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को नापने का, तौलने का जो एक एकक होता है उसे परिमाण कहा जाता है। किस, जो कपड़ा मीटर में हम लोग नापते हैं, या दूध लीटर में हम लोग बोलते हैं, लीटर में हम लोग लेते हैं, तो ये परिमाण जो है इसका बोध जिन शब्दों से हमें होता है उसे कहा जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें भी फिर जिस प्रकार संख्यावाचक के 2 प्रकार हो गए, उस प्रकार परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार होते हैं। वह है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के लिए उदाहरण, 3 लीटर मैंने दूध लिया, 3 लीटर, ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। मैंने थोड़ा दूध लिया, थोड़ा, ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। मतलब निश्चित संख्या वहाँ पर भी न लिखी हो तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आगे चौथा प्रकार है उसका है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक मतलब संज्ञा के पहले आता है ये विशेषण और उस संज्ञा के बारे में जानकारी देता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यह लड़का बहुत पढ़ाई करता है, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। वह औरत वहाँ खड़ी थी, वह, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा है औरत, तो औरत के पहले ये वह शब्द आ गया तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। वे तारे आकाश में चमक रहे थे, वे, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार विशेषण के 4 भेद यहाँ आपको पता चल गए होंगे। आगे जो आखिरी प्रकार है विकारी का, वो है क्रिया। अब क्रिया किसे कहेंगे, ये तो आपको भी पता है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। कार्य मतलब कृति, जो हमारा काम चल रहा है वो होने का पता जिस शब्द से चलता है उसे कहा जाता है क्रिया। अब क्रिया के फिर आपको 5 प्रकार वहाँ पर दिखाई देंगे। उसमें है, पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसका मतलब है कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नीरज सो रहा है, नीरज सो रहा है, इसमें देखो सो रहा है ये हो गई क्रिया, लेकिन इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीरज सेब खा रहा है, ऐसा अगर उदाहरण हो तो खा रहा है, खाने के लिए कुछ तो चीज चाहिए, इसका मतलब सेब या कोई दूसरी वस्तु, तो ये कर्म है। तो ये कर्म की आवश्यकता जहाँ पर पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अभी मैंने आपको अकर्मक का भी वही उदाहरण दे दिया कि नीरज सो रहा है, उसके लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती, क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता तक सीमित रहता है, नीरज तक ही सीमित रहता है, उसके लिए कोई दूसरी
बीच में कर्म डालने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए ये हो गया अकर्मक क्रिया। अकर्मक के लिए सिर्फ कर्ता और वो क्रिया होती है। अमरनाथ उठे और चल पड़े, उठना चल पड़ना ये हो गई क्रिया, तो यहाँ पर भी कर्म की आवश्यकता नहीं और इसीलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। तीसरा जो क्रिया का प्रकार है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में आपको पता चलेगा कि एक क्रिया नहीं होती, संयुक्त मतलब एक से अधिक क्रिया वाक्य में कभी कभी आ जाती है। तो एक से अधिक क्रिया जब आ जाती है वाक्य में तो उसे हम संयुक्त क्रिया सब मिलकर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं ये तीनों भी क्रिया है और तीनों मिलकर संयुक्त क्रिया हो गई। धवल खाना खा रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है? खा रहा है। तो ये तीनों एक क्रिया नहीं है, खाना, रहना, होना, ये तीन क्रिया मिलकर एक साथ आ गई है, इसीलिए उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। मैं भरपेट खा चुका हूँ, खा चुका हूँ, ये तीनों मिलकर एक साथ आई हुई क्रिया है और इसीलिए उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। अब आगे जो चौथा प्रकार है वो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या होता है कि उसमें एक से अधिक क्रियाएं आती है, लेकिन उसमें पहली क्रिया जो है वो मुख्य होती है और बाद में आने वाली क्रिया वो मदद के लिए, कार्य पूर्ति करने के लिए मुख्य क्रिया के साथ आ जाती है, इसीलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, तुम क्या कर सकते हो, कर सकते हो ये हो गई क्रिया, इसमें करना ये हो गई मुख्य क्रिया, सकते हो ये हो गई सहायक क्रिया। तो इस प्रकार मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया जोड़ी जाती है, बाद में आती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और उसमें है पांचवा प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से ही पता चलता है शब्द से कि कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देती है, उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें भी फिर दो प्रकार होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल क्रिया होती है मुख्य क्रिया, उसमें प्रथम प्रेरणा देने वाला कोई होता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं, और वो प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहकर अगर कार्य करवाता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि देखो, पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। अब ये पिताजी गोपाल की प्रेरणा है, लिखाते हैं ये हो गई क्रिया, तो ये प्रथम प्रेरणा पिताजी से गोपाल को मिल गई, इसीलिए लिखाते हैं ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई क्रिया। और वही वाक्य देखो, पिताजी माँ द्वारा गोपाल से पत्र लिखवाते हैं। तो पिताजी माँ को प्रेरणा देते हैं और माँ फिर गोपाल को बताकर वो कार्य पत्र लिखाने का करती है, इसीलिए माँ ये द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कौन से लिखवाते हैं। पिताजी वो काम करते हैं लेकिन दूसरे किसी माध्यम के द्वारा, दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा, इसीलिए उसे वहाँ पर द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। इसमें आपको मुख्य क्रिया, उसके प्रथम या द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया के रूप आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रथम मूल क्रिया होती है खाना, प्रथम प्रेरणात्मक खिलाना, द्वितीय प्रेरणात्मक खिलवाना। दूसरा सोना, सुलाना, सुलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तो इस प्रकार इसके परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये विकारी शब्दों के भेद, उनके प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। इसके लिए स्वाध्याय मैं आपको बता रही हूँ। स्वाध्याय ये आपको है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसके जितने भी भेद हैं वो सारे भेदों के दो दो उदाहरण आप अपने किताब में से ढूंढकर आपको लिखने हैं, और ये जो अभ्यास है, ये जो पढ़ाई है, ये मुझे आपको दिखानी है। बस अगर कोई शंका हो तो मुझे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।